नमस्कार, जय हिंद, आदाब, राधे राधे, शास्त्रीय काल सभी लोगों को। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आज के बेहतरीन से करंट अफेयर के सेशन में, जहां पर बच्चा पार्टी हम डिस्कस करने वाले हैं अपना देश विदेश राज्य जिला कस्बा गांव हर खबर को, और बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इस सेशन को पूरा वाइंड अप करेंगे आपके साथ। और जो भी लोग नए हैं यहां पर, वो सब्सक्राइब करते हुए, कमेंट करते हुए, लाइक करते हुए मेरे साथ आगे बढ़ेंगे आज के सेशन में। और सबसे पहले आप लोगों के लिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने रहा, जो बात कर रहा है आपसे इनर लाइन परमिट की। तो हाल ही में नागालैंड राज्य के 3 जिलों में इनर लाइन परमिट को मंजूरी दे दी गई है, और पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें सम्मिलित नहीं है। और आपके पास ऑप्शन है चुमौके दिमा, न्यूलैंड, दीमापुर और नोकलक। आपसे नागालैंड के 4 जिले दिए गए हैं और पूछा गया है कि जो हाल ही में इनर लाइन परमिट की मंजूरी दी गई है वो इनमें से किस जिले में नहीं है। तो यहां पर 3 जिलों में यह परमिट जो है वो दी गई है, जिसमें चुमौके दिमा राज्य को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। उसके बाद न्यूलैंड को सम्मिलित किया गया है और दीमापुर को यहां पर सम्मिलित किया गया है, लेकिन जो नोकलक है इसको यहां पर सम्मिलित नहीं किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर आपका नोकलक जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर बेटा इनर लाइन परमिट की। तो इनर लाइन परमिट जो है ये एक तरह से उस दस्तावेज के रूप में काम करती है कि आप अपने ही देश में किसी विशेष संरक्षित स्थान पर अगर जाना चाहते हैं तो आपको इनर लाइन परमिट की आवश्यकता जो है वो पड़ने वाली है। एक तरह से ये आपको अपने ही देश के अंदर एक पासपोर्ट के रूप में कार्य करने को देखने को मिलती है, ठीक बच्चा। तो देखिए, इसमें आप लोगों को पता है कि भारतीय संविधान में एक 6th शेड्यूल है, मतलब कि 6ठी अनुसूची है, जिसमें मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर को शामिल किया गया है, ठीक है। किसको किसको? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक। इन 4 राज्यों को 6th शेड्यूल यानी कि 6वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। उसके बाद एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 371 ए, ठीक है। कौन सा है? 300 अनुच्छेद 71 ए। इसमें नागालैंड को रखा गया है, ठीक है। किसको रखा गया है? नागालैंड को रखा गया है। और इस अनुच्छेद के जरिए नागालैंड को एक विशेष राज्य का दर्जा जो है वो प्रदान किया गया है, ठीक है। किसका दर्जा? विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। 371 ए से आपको एक और अनुच्छेद याद रहा होगा, अनुच्छेद 370, ठीक है। कौन सा? 370, जिसको समाप्त कर दिया गया है। यह अनुच्छेद किससे संबंधित था? तो अनुच्छेद 370 आपका जम्मू और कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा जो है वो प्रदान करता था, ठीक है। चलिए आते हैं अपने नागालैंड वाले टॉपिक पर। तो नागालैंड को अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष राज्य का दर्जा जो है वो दिया गया है, ठीक। अब आपको समझने की जरूरत है इनर लाइन परमिट की, ठीक है। तो इनर लाइन परमिट जो है वो होती क्या है, तो मैं आपको यहां पर अच्छे से एक बार समझाता हूं इनर लाइन परमिट के बारे में, ठीक है। तो चलिए सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे। इनर लाइन परमिट क्या है? एक, जैसे आप कहीं पर जाते हैं विदेश में तो आपको क्या जरूरत पड़ती है? पासपोर्ट की, ठीक है, और एक वीजा की, ठीक है। तो ये आपके पहचान के रूप में काम करता है, आपके पासपोर्ट के रूप में काम करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? पासपोर्ट है एक तरह से, अपने ही कहां पर? अपने ही राज्य में, अपने ही जिले में जाने के लिए, ठीक। अब यहां पर इसमें जो नागरिक हैं उनको 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है कि इनर लाइन परमिट की आवश्यकता किसको पड़ेगी और किसको नहीं पड़ेगी। तो इसमें जिनको रखा गया है उसमें वर्ष 1963 को रखा गया है, ठीक है। यहां पर 1963 के पहले जो भी व्यक्ति दीमापुर जिले में निवास करते थे उनको इनर लाइन परमिट की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद 1963 से 1979 को शामिल किया गया है।
तो 1963 से 1979 के बीच में जो भी व्यक्ति दीमापुर में आकर बस गए थे उनको भी बेटा यहां पर इनर लाइन परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन 1979 के बाद जो भी व्यक्ति दीमापुर जिले में आके निवास कर रहे हैं उनको यहां पर इनर लाइन परमिट लेनी होगी, इनके लिए ये आवश्यक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करें राज्य, चलिए तो थोड़ा सा आप देखते हैं स्टैटिक के बारे में, नागालैंड के बारे में। ठीक है, किस राज्य को डिस्कस करने वाले हैं बच्चा? नागालैंड को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो नागालैंड के बारे में कुछ चीज आप लोग अब यहां पर नोट डाउन करेंगे मेरे साथ, और आपसे बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है ये चीज। ठीक है, तो नागालैंड पहले, सबसे पहले इसकी सीमाओं के बारे में यहां पर देखते हैं। ठीक है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसकी सीमाएं हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अगर आप यहां पे बात करें कि कौन कौन से राज्यों को इसके साथ रखा गया है, तो नॉर्थ में इसके साथ है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कौन है? अरुणाचल प्रदेश। ईस्ट में इसकी सीमा लगती है म्यांमार के साथ, जो कि इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा हो जाती है। म्यांमार को हम बर्मा के नाम से जानते हैं। इसकी साउथ की सीमा लगती है मणिपुर से। ठीक है, किससे? मणिपुर से लगती है बच्चा। और वेस्ट की सीमा लगती है, पश्चिम की सीमा लगती है इसकी असम राज्य से। तो मणिपुर जो है, मणिपुर की जो सीमाएं हैं वो किन किन राज्यों से, और अंतरराष्ट्रीय सीमा उसकी म्यांमार से लगती है, ये आपको क्लियर हो गया। अब यहां पर बात करें इसकी राजधानी की। ठीक है, तो राजधानी की अगर बात करेंगे तो इसकी राजधानी है कोहिमा। ठीक है, क्या है? कोहिमा इसकी राजधानी है। अगर आपके इसके स्थापना के बारे में बात करनी है कि इसको भारतीय राज्य में शामिल कब किया गया, ठीक है, तो इसकी स्थापना एक राज्य के रूप में भारत के अंदर की गई थी 1963 में। ठीक है, 1963 में। ठीक है, उसके बाद यहां के अगर आप सीएम की बात करें, सीएम कौन है? तो सीएम है नेफ्यू रियो। ठीक है, कौन है? नेफ्यू रियो। ठीक है, अगर आप यहां के राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन है बच्चा? तो यहां के राज्यपाल हैं ला गणेशन। ठीक है, कौन है? ला गणेशन यहां के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका एक स्टैटिक पार्ट हो जाता है कहां का? नागालैंड का। ठीक है, अब इसके बारे में अगर और बात करें तो इसको हम बोलते हैं पूरब का स्विट्जरलैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं? पूरब का स्विट्जरलैंड बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, किसको? पूरब का स्विट्जरलैंड इसको हम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहां पर याद रख लीजिएगा कि पूरब का स्विट्जरलैंड किस स्टेट को बोला जाता है, तो वो हो जाता है आपका नागालैंड। नागालैंड को ही हम स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ और चीजें हैं, जैसे अगर आप यहां पर बात करें कुल जिले कितने हैं। ठीक है, कुल जिले कितने हैं? तो कुल जिले हैं बेटा नागालैंड में 16। अगर आप बात करें यहां पर जनजातियां कितनी हैं, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं जनजाति की, तो जनजातियां हैं यहां पर 17। ठीक है, अब यहां पर बात करें आप यहां की आधिकारिक भाषा क्या है, ठीक है, तो आधिकारिक भाषा अगर यहां पर बात करेंगे तो वो है अंग्रेजी। ठीक है, क्या है? अंग्रेजी है। और उसके बाद अगर आप यहां पर बात करें कि सबसे ज्यादा कौन से धर्म को मान्यता है, तो वो है क्रिश्चियन यानी कि ईसाई। ठीक है, किसको? क्रिश्चियन को यहां पर सबसे ज्यादा मान्यता जो है वो प्रदान की गई है। और सेकेंड नंबर पर कौन सा आ जाता है? हिंदू धर्म आता है। ठीक है, तो इनको यहां पर मान्यता प्रदान की गई है। तो ये चीज भी आप यहां पर बच्चा नोट डाउन अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर थोड़ा सा इसका जो स्टैटिक पार्ट है और वो देख लेते हैं। उसमें क्या आएगा? यहां के उत्सव। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या होगा? उत्सव कौन कौन सा नागालैंड में मनाया जाता है। तो आपको पता है कि यहां पर बहुत सारी जनजातियां जो हैं वो निवास करती हैं। मैंने आपको बताया था यहां पर 17 जनजातियां जो हैं वो निवास करती हैं। तो 17 जनजातियों के द्वारा बहुत सारे उत्सव भी मनाए जाते हैं, जिसमें पहला हो जाएगा नाजू उत्सव।
ठीक है। नाजू उत्सव जो मनाया जाता है वो पोचारू जनजाति है एक, इसके द्वारा मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो जब फसल की बुआई की जाती है, ठीक है, फसल बुआई के टाइम पर इसका जो सेलिब्रेशन है वो किया जाता है। जब ये जनजाति अपनी फसल का रोपण करती है तब इसको यहां पर मनाती है। उसके बाद दूसरा आपका हो जाएगा मोत्सु, ठीक है, क्या हो जाएगा? मोत्सु उत्सव। और ये उत्सव भी मनाया जाता है फसल की बुआई के टाइम पर ही। किस महीने में? फरवरी महीने में मनाया जाता है। तो ये महीना आप याद रखेंगे यहां पर। कौन सा उत्सव है? मोत्सु उत्सव है। फरवरी में जब फसल की बुआई की जाती है, रोपण किया जाता है, तब इसको यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा तोत्स्कमु, ठीक है, नाम बहुत ही अजीब है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो कोस्मु ये त्योहार है। अब ये बाकी के मुकाबले ये मनाया जाता है अक्टूबर महीने में, ठीक है। कब मनाया जाता है? अक्टूबर महीने में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जब फसल पक जाती है तो कटाई के समय इसको यहां पर ये जनजातियों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सारी चीजें आप यहां पर याद रखेंगे, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी चीज आप नोट कर लेंगे अच्छे से। जो भी नागालैंड के बारे में चीजें थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर दी हैं। यहां पर आपके सामने ये चीज फिर से रखी गई है कि जो नागालैंड राज्य में सरकार ने चुमोकेदिमा, न्यूलैंड और दीमापुर में इनर लाइन परमिट को क्या किया? मंजूरी दे दी है। और यहां पर श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के निवासियों को इनर लाइन परमिट की आवश्यकताओं से छूट भी प्रदान की गई है, ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और है, इसको भी आप देख लेंगे। ये बेटा राज्य है असम, ये है मेघालय, ये है त्रिपुरा, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये है मिजोरम, ये है मणिपुर, ये है नागालैंड और यहां पर आपका आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, जिसका चीन के साथ सीमा विवाद भी रहता है, ठीक है। तो अब देखिए, आपको मैंने प्रारंभ में क्या बताया था कि एक 7 सिस्टर्स नाम से कुछ राज्य हैं भारत में, ठीक है। क्या है? 7 सिस्टर्स के नाम से भारत में राज्य हैं। मैं एक असफल प्रयास करने की कोशिश करता हूं, यहां पर भारत का एक मानचित्र अगर मैं आपको दे पाऊं तो, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको पूरा अच्छे से बना ही देता हूं, ठीक है। ठीक, तो यहां पर ये क्या हो जाता है, भारत का जो मानचित्र है, यहां पर आपने देखा है कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है, यहां पर टोटल कितने राज्य रखे गए हैं? 7 राज्य, ठीक है। यहां पर पश्चिम बंगाल का जो सीमा है, वहां पर ये, इसको हम बोल देते हैं क्या? मुर्गे की गर्दन टाइप, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? मुर्गे की गर्दन, ठीक है, क्लियर। या फिर इसको हम बोलते हैं हेंस नेक, ठीक है। क्या बोलते हैं? हेंस नेक। क्योंकि आपने भारत का मैप देखा होगा तो ये वाला एरिया बहुत ही पतला यहां पर होता है, ठीक है। अब यहां पर 7 राज्यों को रखा गया है। वो राज्य कौन कौन से हैं यही मैं आपको यहां पर बच्चा बता रहा था। तो उसमें कौन कौन सा आ जाएगा? त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। तो ये 7 जो राज्य हैं इन्हीं को 7 सिस्टर्स के नाम से बोला जाता है। और आपसे पेपर में ना 7 सिस्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है, और उसका उत्तर जो है वो हमेशा होता है सिक्किम, ठीक है। कौन सा? सिक्किम इसका हमेशा ही आंसर होता है, क्योंकि सिक्किम को इसमें शामिल नहीं किया गया है और सिक्किम यहीं पर एक स्टेट के रूप में स्थित है, ठीक। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया कि 7 सिस्टर्स जो होते हैं वो कौन कौन से राज्य यहां पर बच्चा होते हैं, ठीक है। चलिए, आपके लिए अगला है जो जिले शामिल किए गए हैं। तो ये क्या है? दीमापुर है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर ये क्या है? न्यूलैंड है। ये तीनों जिले हैं जिनको इनर लाइन परमिट में मंजूरी दी गई है, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका युद्धाभ्यास से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है युद्धाभ्यास। जो भी 2 देशों के बीच में जो सैन्य एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है या फिर डिफेंस एक्सरसाइज होती है, उसको हम सैन्य अभ्यास के अंतर्गत कवर करते हैं। और आपके जो भी एग्जाम्स होते हैं, वनडे, जो लगभग हर वनडे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो कवर करें इसको। चलिए, तो अल नजाह 5 जो है
युद्धाभ्यास निम्नलिखित में से किस देशों के बीच में आयोजित किया गया? ऑप्शन है बच्चा आपके पास भारत और श्रीलंका, भारत और जापान, भारत और रूस, भारत और ओमान। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, चारों विकल्पों में से कौन सा सही होगा? तो जो अल नजा है ये भारत और ओमान के बीच में आयोजित किया जाने वाला एक युद्धाभ्यास है। ठीक, अब ये आयोजित किया जा रहा है तो न्यूज में है, तो अभी जो आपके एग्जाम्स आएंगे उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके पहले भारत और यूएसए का एक युद्धाभ्यास हुआ था। ठीक है, किसका? भारत और अमेरिका का। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। इसका नाम क्या था? इसका नाम ही था बच्चा युद्धाभ्यास। ठीक है, नाम ही इसका था युद्धाभ्यास, तो इसको आप यहां पर याद रखेंगे। बाकी आपके सामने अभी मैं पूरी टेबल प्रेजेंट करने वाला हूं, पहले इसको देख लेते हैं कि संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह जो है इसके 5वें संस्करण के लिए भारतीय सेना ओमान पहुंच गई है। 13 से 26 सितंबर तक इसका आयोजन जो है वो बच्चा किया जाने वाला है। ओमान के सलालाह में इसका आयोजन किया जाएगा। मतलब आपको होस्ट कंट्री याद रखना है। होस्ट कंट्री कौन है? ओमान है। और ये अल्टरनेट तरीके से इसकी होस्टिंग जो है वो की जाती है। मतलब अभी कौन होस्ट कर रहा है? ओमान कर रहा है। अगली साल कौन होस्ट करेगा? इंडिया करेगा। फिर अगली साल कौन होस्ट करेगा? फिर से ओमान करेगा। तो अल्टरनेट चक्रीय क्रम में ये चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने टेबल पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आना फिक्स है। 101% यहां से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इस टेबल को यहां पर अच्छे से कवर करेंगे। ठीक, कोई लोग इसमें हड़बड़ी नहीं करेंगे। पहला आपके पास है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है आपका ऑक्सी इंडेक्स। ठीक है, क्या होता है? ऑक्सी इंडेक्स। और एक होता है ऑस्ट्रा हिंद। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पिच ब्लैक नहीं पूछा जाता है तो इसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश के साथ बच्चा, बांग्लादेश के साथ सबसे पहले आपको दिखेगा इन BAN। ठीक है, क्या दिखेगा? इन BAN, मतलब इंडिया और बांग्लादेश। ठीक है, इसमें विलाट मिल जाएगा आपको, कारपेट मिल जाएगा आपको। तो इसको याद रखने के लिए इतना बहुत सोचना नहीं है। ठीक है, इन BN कारपेट, इन BN विलाट, इन BN SF, मतलब इंडिया बांग्लादेश कारपेट, इंडिया बांग्लादेश विलाट। तो ऐसे में इसको जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? संप्रति। ठीक है, संप्रति को आप याद रखेंगे। उसके बाद चीन। चीन सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है भारत का। ठीक है, और यहां पर एक एक्सरसाइज, सिर्फ एक एक्सरसाइज हम करते हैं, उसका नाम है बच्चा हैंड इन हैंड। ठीक है, क्या नाम है? हैंड इन हैंड। मिस्र के साथ हम करते हैं साइक्लोन। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रांस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और इंडोनेशिया भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन दोनों को आप याद रखेंगे। फ्रांस के साथ है शक्ति, वरुण और गरुण। और वहीं आप इंडोनेशिया के साथ देखेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है गरुण शक्ति। ठीक है, तो गरुण और गरुण शक्ति, इन दोनों में कभी भी कंफ्यूजन मत रखना। फ्रांस और इंडोनेशिया में ये आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इजराइल के साथ होता है ब्लू फ्लैग। याद रखना बहुत ही आसान है। इजराइल का जो फ्लैग है बेटा वो ब्लू ही कलर का होता है। ठीक है, तो ब्लू कलर का होता है तो ब्लू फ्लैग याद रखेंगे। जापान के साथ होता है धर्म गार्जियन, इसको आप याद रखेंगे। और जिम्बेक्स होता है, इसको आप याद रखेंगे। फिर कजाकिस्तान के साथ होता है काजिंद, इसको भी याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। काज से कजाकिस्तान हो गया, IND से इंडिया हो गया और काजिंद हो गया। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। किर्गिस्तान के साथ होता है खंजर, इसको आप यहां पर याद रख लेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है उस पर चलेंगे। नेपाल है, नेपाल के साथ होता है सूर्य किरण। ठीक है, उसके बाद आपका मंगोलिया के साथ होता है निमेडिक एलिफेंट, इसको आप याद रखेंगे। ये बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। उसके बाद कतर है, कतर के साथ होता है जायर अल बहर, इसको आप याद रख सकते हैं। उसके बाद रूस इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, हमारा सबसे पुराना मित्र है। ठीक है, तो यहां पर इंद्र और अवि इंद्र ये एक्सरसाइज की जाती है। उसके बाद आप देखेंगे तो यूएसए आपका आता है। यूएसए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूएसए के साथ जो आपकी एक्सरसाइज की जाती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी रेड फ्लैग। ठीक है, क्या है? रेड फ्लैग, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद एक है युद्धाभ्यास, इसको आप याद रखेंगे। और उसके बाद एक है वज्र
प्रहार, इसको आप यहां बच्चा याद रखेंगे। उज्बेकिस्तान के साथ एक एक्सरसाइज होती है और ये बहुत ही बार पूछी गई है, जिसका नाम क्या है, डस्टलिक है। तो इसको आप यहां पर याद रखने की कोशिश करेंगे, इस टेबल को लिख लेंगे अच्छे से, अपने जहां आप बैठते हैं, जहां पढ़ते हैं, वहां पर इसको चिपका के रखिए, क्योंकि देखिए एक एक नंबर से ही आपका जो एग्जाम है वो निकलता है। तो एक एक नंबर के लिए ये टेबल जो है बच्चा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही था आपके लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करते हुए जाना बच्चे। तो वाइंड अप करते हैं अपने सेशन को, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।